प्राथमिकता मुद्दों पर बात करेंगे। तो बुलार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हरियाणा खबर 18 के इस नए पॉडकास्ट में। जी नमस्ते राहुल जी। आप मेरे साथ बैठ के कैसा फील करते हो? मैं एकदम ऐसे फील करता हूँ जैसे नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ बैठकर फील करता है। कब बैठे आप अमित साहब के पास कभी? नरेंद्र मोदी तो बैठा होगा ना आपके पास? अमित शाह के पास। मैं ये पूछूं, आप उनके पास बैठे हो क्या कभी? मैंने कहा जैसा नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ बैठ के फील करता होगा, मैं वैसा फील करता हूँ। ओके, कनेक्शन। अच्छा, आप ये बताओ, जब सबसे पहला पॉडकास्ट किया था हमने, आपने ये बताया था कि मैं अमित शाह से मिला था। हाँ, कई बार मिला मैंने साथ में। किस पर्पज से मिले थे आप अमित शाह से? दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस थे, तो वो इलेक्शंस मैनेज कर रहे थे तब हम लोग, हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी, तो मैंने राजा वीरभद्र के साथ भी काम किया है और अकालियों में सुखबीर बादल की टीम के साथ भी मैंने काम किया है, और इधर से चौटाला फैमिलीज़ के साथ, हुड्डा फैमिली के साथ, खट्टर के साथ, तो सभी के साथ मैंने काम किया है। आप तमाम राजनेताओं के साथ काम कर चुके हो? जी जी जी। फिर तो मतलब आप उनकी जो पोल खोलते जा रहे हो, सबकी राजनीति की पोल खोलते जा रहे हो। ये मुझे मालूम है ना इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है। मुझे पता है कि लोगों का बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, वो हम जैसे लोगों को कैसे किराए पर लेकर अपना काम चलाते हैं, और कैसे वो लोग मतलब पूरा प्लान करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, और मीडिया उसमें कितना बड़ा रोल अदा करती है, पैसे का कितना बड़ा रोल होता है, वो सब कुछ मुझे पता है। इसीलिए जब जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल अपने समाज को बर्बाद करने में, इनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस दिन मैंने सब छोड़ दिया। क्या करते थे आप? इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी। इलेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? इलेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ लोगों को हायर किया जाता है, उनमें एक ब्रेन होता है, बाकी कुछ पैर होते हैं, कुछ हाथ होते हैं, और कुछ आंखें होती हैं, और दिमाग होते हैं। दिमाग तय करता है कि इस एरिया में पहले हम रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बाद में ये देखा जाता है कि किस एरिया के लोग किस तरह से सोचते हैं। जहाँ के लोग जैसा सोच रहे होते हैं, वो गांव में जाकर के उन लोगों से बातचीत लेके आते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या मत है और वो क्या चाहते हैं। वो जो चाहते हैं वो जाकर के अपनी रिसर्च टीम को बताते हैं। फिर रिसर्च टीम बैठ के एनालिसिस करती है कि वो चाहने वाले लोग किस टाइप के हैं, फिर यहाँ का डेमोग्राफी कैसा है, किस गांव में किस बूथ पर किस जात के वोट हैं, वो पिछले 3 चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा दोनों में, उनका वोट डालने का पैटर्न क्या है। वो जात को देखकर वोट देते हैं, कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं, पार्टी को देखकर वोट देते हैं, पैसे को देखकर वोट देते हैं, दारू को देखकर, तो वो पूरा हर चीज़ का एनालिसिस होता है। और फिर नेताजी को बताया जाता है कि नेताजी यहाँ पर इस तरह के लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको ये डायलॉग बोलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये बोलना पड़ेगा, यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, यहाँ ये पहन कर जाइए, यहाँ ये पहन कर जाइए, यहाँ ऐसे जाकर बैठ जाइए, यहाँ उस नेता के घर जाना है, उसके घर नहीं जाना है, वहाँ उसका विरोध है, वहाँ उसका सपोर्ट है, वहाँ उसको अपने साथ मिला लीजिए, वहाँ उसको दूर कर दीजिए, उसको इतने पैसे दे दीजिए, वहाँ उसको खड़ा कर दीजिए, वहाँ उसको बिठा दीजिए। ये सारी तमाम चीज़ें तय होती हैं, और उसके बाद वहाँ के समीकरण बनते हैं। इतना सारा काम मतलब एक नेता के लिए होता है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में? ये मैंने अभी आधा बताया है। तो मतलब ये इलेक्शन मैनेजमेंट का मतलब जो सिस्टम है वो कब से चल रहा है इंडिया में? ये तब से चल रहा है जब जिस टाइम पर बीजेपी को पहली बार लाया गया था 2014 में। हाँ, नहीं, 19 मतलब पूरे देश में पूरे देश में क्या था कि पहले तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी हुआ करती थी जिसका वर्चस्व पूरे देश में हुआ करता था। फिर जेपी आंदोलन हुआ, वहाँ लोगों ने अपने लेवल पर सत्ता पलट कर दिया। उसके बाद जेपी आंदोलन से, कांग्रेस से बहुत से लोग अलग होकर के, और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाई, और जब क्षेत्रीय पार्टियां बनाई तो उन्होंने समाज के जो सामाजिक पदों पर बैठे लोग थे, जैसे खाप पे बैठे लोग थे, चौधरी लोग थे, गांव के सरपंच मुखिया लोग थे, मोहल्ले के मुखिया हुआ करते थे उन दिनों में, कि एक आदमी ने कह दिया, उसी के कहने पर 10-12 घर जो है वोट दे दिया करते थे। तो उन लोगों ने सबसे पहले ऐसे मुखियाओं को मैनेज करना चालू किया। मुखिया जी के घर जाना, चाय पीना, फोटो खिंचाना, अखबार में फोटो आ जाना, बड़े खुश हो जाते थे मुखिया जी। अब मुखिया जी, पार्टी की बात कर रहे हो आप? सारी पार्टियां, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां सभी। और नहीं, मतलब ये कब की बातें हैं?
ये मैंने बताया जेपी आंदोलन के बाद, 80 के बाद के दशक की बात कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद जितनी भी जो लोग सामाजिक स्तर पर बैठे थे और जब देखते थे कि बड़े नेताजी हमारे यहाँ पर आए हैं, तो गांव में चर्चा का विषय होता था, क्योंकि उस वक्त जो मीडिया है वो गांव के ही लोग हुआ करते थे, टीवी वगैरह रेडियो वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, उसमें भी क्षेत्रीय लेवल की कोई खबर नहीं आती होती थी। तो वहाँ से रिसर्च आती थी, वो गांव के लोगों की मदद से देखते थे कि गांव में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कितने धड़े हैं। क्योंकि सरपंच का चुनाव भी पहले इस तरह नहीं होते थे कि पैसे के लिए किया जा रहा हो, सरपंच का चुनाव भी जिम्मेदारी भरा चुनाव होता था, इसलिए कम लोग पार्टिसिपेट करते थे और उस लेवल पर नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच के चुनाव में ही बहुत खींचतान होती थी, अगर होती भी थी तो। एमएलए और एमपी के चुनाव में तो कोई पूछता भी नहीं था, वो कहते थे बड़ी वोट तो किसी को भी दे दो, छोटी वोट हम लोग इसको देने वाले हैं। और फिर चुनावों में उन लोगों ने सबसे पहले सरपंचों की ही मदद से आगे बढ़ना शुरू किया था, क्योंकि सरपंच पूरे गांव को रिप्रेजेंट किया करता था। आज के टाइम पर तो गांव का सबसे गंदा आदमी सरपंच बनता है, गांव में सबसे करप्ट आदमी, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला आदमी, सबसे ज़्यादा लूटने वाला आदमी या किसी पार्टी के पक्ष वाला आदमी बनने की कोशिश करता है। पहले गांव का सामाजिक आदमी ही सरपंच बनता होता था। तो सामाजिक अंगों का इस्तेमाल करके उन लोगों ने पॉलिटिकल बनाना चालू किया और फिर वहाँ से ही ये मैनेजमेंट चालू हुई। पहले ये अपने स्तर पर ही किया करते थे, पर 2014 आते आते 2014 में पहली बार इंडिया में बड़े स्तर पर ओपनली प्रशांत किशोर को हायर किया गया था नरेंद्र मोदी की छवि बनाने के लिए। और वो भेजा था बिल गेट्स एंड कंपनी ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो उसका नाम पहले यूनाइटेड नेशंस हुआ करता था, उनके लोगों ने भेजा था कि यहाँ। क्यों भेजा था उन्होंने? असल में उनका क्या फायदा था? उन्हीं के फायदे के लिए सारी सरकारें काम करती हैं, और कांग्रेस की जो स्पीड थी उनके लिए काम करने की वो बहुत कम हो गई थी, और कांग्रेस उनके उन पैमाने पर खरा नहीं उतर रही थी। कांग्रेस डिमोनेटाइजेशन करने से मना कर दिया था, कांग्रेस ने आधार कार्ड लाने से मना कर दिया था, मतलब वो पेश कर दिया और नहीं लाए। जीएसटी लाने से मना कर दिया था, मतलब लाए, विरोध हुआ, वो कैंसिल हो गया। और जो आदिवासियों को मारने से, आधार कार्ड तो कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, और मतलब मेरे को याद है मेरा आधार कार्ड कांग्रेस के राज में बना था 2012 में ना, आधार कार्ड कांग्रेस लेकर आई थी, और जब पूरे देश में लॉन्च किया गया 2012 में चालू हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ ना, आधार कार्ड लेकर आई, लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद लोगों ने बनाना चालू किया, बीजेपी ने विरोध कर दिया और रुक गया प्रोसेस। अच्छा। क्योंकि उस टाइम का आप याद करोगे, नरेंद्र मोदी का एक भाषण है, उसमें उसने बोला कि आधार कार्ड हमारी सारी गोपनीय जानकारी विदेशी कंपनियों को देने के लिए कांग्रेस लेकर के आई है, और ये बहुत सेंसिटिव जानकारियां हैं, ये किसी को नहीं पता होनी चाहिए। आधार कार्ड इसलिए हमारी निजता के ऊपर और हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर आक्रमण है। ये बातें उसने नरेंद्र मोदी ने बोली हुई, आप ढूंढ के लगा दीजिएगा। और हाँ, मेरे को इसी जानकारी गोपनीय जानकारी से याद आया, आजकल एक जो संचार साथी ऐप है वो भी लॉन्च करने का प्लान बनाया था सरकार ने, और जो वो कर दिया था, उसके लिए मैंडेटरी बना दिया था कंपनियों को। ये कहा था कि 2026 में जो तुम लोग नहीं, फिर वो वापस भी ले लिया एक दिन के अंदर। वापस तो इसलिए ले लिया क्योंकि सभी तबके बोलने लग गए थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, मैं आपको मैनेजमेंट की बात बताता हूँ अब यहाँ पर। अब जो जिस आदमी ने अपने अखबार में लिखा, जिसने अपने पत्रिका में लिखा, जिसने सोशल मीडिया पे लिखा, और जिसने इंटरव्यू दिए और या वीडियोस बनाई, अब उनको पॉइंट आउट होगा, अब उनको मैनेज किया जाएगा, और फिर संचार साथी वाला फिर वो ऐप लागू लाएगा। मतलब उनको फिर दोबारा से ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर नहीं निकालेंगे तो फिर बैकडोर से लेकर आएंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले बोलेंगे मैंडेटरी नहीं है, फिर यूट्यूब को बोले, यूट्यूब के लिए जीना मुश्किल कर देंगे, इतने छापे पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर लोकल जो ऑफिस है वो कहेगा भैया मैंडेटरी मत बोलो, लेकिन हम लोग कर देते हैं। फिर जो कंपनियां यहाँ मोबाइल बना रही हैं उनके ऊपर प्रेशराइज, वो तो प्रेशर अभी से कर रखा था उनको। तो अभी तो उन्होंने ऑफिशियली ऑर्डर निकाला था कि तुम्हें ये इंस्टॉल करके ही देना पड़ेगा। अब कंपनियों ने भी विरोध कर दिया और जनता ने भी कर दिया। अब जनता के विरोध के बाद वो मैंडेटरी वाला है वापस ले लिया। का मुख्य रीजन जो बताया गया जनता को वो क्या था? जनता को बताया गया था कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है, और ये आपके पैसे की और गोपनीयता की जानकारी को छुपाने के लिए, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए है, ऐसा बताया गया था। रियल मकसद मतलब क्या है इसका मामला? वास्तव में आपको रियल टाइम मॉनिटर करना है, हर वक्त आपकी लोकेशन, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपकी स्पीड, आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शंस, आप किसी बात कर रहे हो तो आपकी कॉल रिकॉर्ड्स,
आप मैसेज कर रहे हो तो आपके मैसेजेस का रिकॉर्ड्स, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसका, क्योंकि वो संचार साथी जो है वो आपके सारे के सारे डेटा का एक्सेस मांग रहा है आपकी गोपनीयता का नाम लेकर के। तो बेसिकली ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन है जिसको हो सकता है कल को जब आप जबरदस्ती करने लगोगे तो भीम ऐप की तरह, या आरोग्य से जो एक कौन सा था, आरोग्य सेतु एक ऐप आई थी, उस सेतु उस ऐप की तरह कहने लग जाए कि हमें मालूम ही नहीं है किसने लाया। नमो टीवी आया था जैसे, हाँ। आपको मालूम है नमो टीवी के केस में संसद में हमारी मोदी सरकार ने ये कहा कि हमें ये नहीं पता कि नमो टीवी किसका था, और आज तक भी नहीं पता लगा पाए वो, ऐसा वो कह रहे हैं खुद ही। वो जो एक जिसकी बात 2019 से पहले एक टीवी हाँ, आया हाँ, था, हाँ। उस पर नरेंद्र मोदी चलता था, बाद में बंद हो गया वो टीवी। बोले किसका था हमें नहीं पता, किसने लाइसेंस लिया हमें नहीं पता, कौन चला गया किसको नहीं पता। अभी मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, संचार साथी ऐप के बारे में। तो मेरे को एक दिखा, दक्षिण कोरिया में भी एक ऐसा ही मतलब वहाँ का जो वो है हिटलर है, वहाँ का हिटलर है जो दक्षिण कोरिया का, किम जोंग करके नॉर्थ कुछ कोरिया का दक्षिण कोरिया का है। और वहाँ पे एक ऐसा ऐप लाया गया था जो लोगों के मोबाइल में जबरदस्ती डाल दिया गया, और वो मतलब सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि ये तो डालना ही पड़ेगा फ़ोन में। तो वो उनके अकॉर्डिंग सारी जानकारी लेके सरकार को दे रहा था। सरकार को नहीं दे रहा था एक्चुअली। तो देखो बेसिकली वो एप्लीकेशन ही उसकी है, तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिक जा रहा है, और फिर बड़े बड़े सर्वर्स और बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बन रहे हैं जहाँ पर इस डाटा का रियल टाइम में मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग का पर्पस ये रहता है कि जैसे ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप जो यूज़ करते हो वो उसका काम है, ये भी काम है कि जैसे अभी ये फ़ोन रखा हुआ है तो ये आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो आपकी मर्जी के बिना वहां भेज रहा है। मतलब ये फ़ोन जैसे जिस टाइम पे खड़ा है अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये बंद है, लेकिन एक्चुअली जब चाहे वो इसका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके बेडरूम तक की मतलब जो प्राइवेसी है और आपकी खुद की जो प्राइवेसी है उसको ये करने के लिए किया गया था। जैसे एप्स्टीन की रिपोर्ट आई अभी ना, एप्स्टीन एक इजराइल का एक गुप्तचर था, मतलब जासूस था। वो ऐसे लोगों को ऊपर निगरानी रखा करता था पर्टिकुलरली, और जैसे पेडोफाइल हो गए यानी बच्चों के साथ गुप्त संबंध बनाने, मतलब गलत संबंध बनाने वाले, या एड्रीनोक्रोम पीने वाले। वो क्या होता है एड्रीनोक्रोम? एक ग्रंथि से एक वो निकलता है, बोले तो हार्मोन होता है जो जवान रखने में हेल्प करता है और पावर बना के रखने में और सेक्सुअल पावर बढ़ाने में काम आता है। और वो तब निकलता है, वो उस बच्चे के ब्लड में होता है जब बच्चा डरा होता है। तो वो लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर हर साल 30-40 हज़ार बच्चा गायब हो जाता है जिसका कभी किसी को पता नहीं चलता। तो असल में जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पोर्ट दे रखे हैं, इस पोर्ट में वो बड़े बड़े कंटेनर में वो बच्चे बंद करके और बाहर भेजे जाते हैं। तो वो उनको उल्टा लटका करके, और जब वो डरे होते हैं उनको पीट करके, और जब वो डरे होते हैं सहमे होते हैं तो उनके उनके सिर में भी सुराख करके, और ब्लड रिश्ता है ना उस ब्लड को पीते हैं वो लोग, तो उसमें एड्रीनोक्रोन होता है। तो ये ब्लड में? अरे बड़ी शैतानी रिचुअल्स करने वाले लोग हैं ये लोग, जो जितने ये आपने इस लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे देखे हैं, जो बिल गेट्स टाइप के लोग हैं ना, ये सारे इसी गेम में शामिल हैं। और जितने ये सारे बच्चों के साथ अनैतिक संबंध रखते हैं, ये जो धारा, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है यानी समलैंगिकता है, मैक्सिमम जो अमीर लोग रहते हैं और जो नेता लोग रहते हैं ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। तो बच्चे उनका सॉफ्ट टारगेट रहते हैं हमेशा आमतौर पे। तो ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में जो जितने भी ठरकी बूढ़े होते हैं या इस तरह के नेता होते हैं उनके ऊपर वो निगरानी रखता था एप्स्टीन। उसने रिपोर्ट दी थी कि नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल है ठरकियों में। और अच्छा। तो वो फिर उसी के बाद तो उसका नाम उन्हीं की लिस्ट में तो शामिल किया गया था। बड़ा बवाल मचा था, यहाँ तक कि सारे के सारे एंकरों को बोल दिया गया था कि उसके खिलाफ नहीं बोलेगा कोई भी, इस बात की सच्चाई नहीं बताएगा। तो ये रिपोर्ट ये जारी होने के बाद उनको पॉलिटिकली तो ब्लैकमेल किया जाता था बेसिकली, और जो मर्जी उनसे करवाया जाता था कि ये रिपोर्ट तुम्हारी पड़ी हुई है हमारे पास। इसी तरह से ये जो ऐप है जिसका आप नाम ले रहे हो संचार साथी, ये भी आपकी पूरी 24 आवर पूरी जानकारी रखेगी, उनके पास पूरी जानकारी रहेगी। जो टारगेट पे आ गया, मान लो टारगेट पे राहुल अत्री आ गया, तो राहुल अत्री का मोबाइल अब उसकी सारे में वो क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, और फिर उसके बाद बेडरूम की उसकी वीडियोस वो सारी उनके पास रहेंगी, और जब चाहे उसको ब्लैकमेल कर लो, तो जैसे चाहे उनको मैनेज कर लो। एक एक बात तो मेरे मन में बहुत चलती रहती है डॉक्टर जी, कि मान लो ये अब हमारा सारा काम मोबाइल पे होता है। हाँ
मतलब हर एक काम मोबाइल पे होता है। आप बैंकिंग का ले लो, आप मैसेजिंग सिस्टम ले लो, आप वीडियो कॉल ले लो या इंटरनेट का ले लो, मतलब सारे ही तो काम आपके मोबाइल पे हैं। जो पहले काम बड़े बड़े कंप्यूटर में होते थे वो सारे काम मोबाइल पे आप आसानी से कर सकते हो। आपको जरूरी भी इतना हो गया मोबाइल की, आप मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। नहीं, हम ये बात करते हैं कि भाई मोबाइल बिना रहा जा सकता है, लेकिन काम तो बिना मोबाइल के नहीं हो सकते ना। हम रह जरूर सकते हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप फिर तो ये एक ऐसा जरिया बन सकता है जिससे जिससे हमारी सारी चीज़ें थ्रू इसके मतलब सरकार के पास जा सके या फिर किसी भी कंपनी के पास जा सके। डेटा बेचने वाला सिस्टम तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और खतरा इससे पैदा तो हो गया। डेटा इज द न्यू फ्यूल। अभी सारी की सारी कंपनियां ये कह रही हैं कि डेटा इज द न्यू फ्यूल, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चलता है। आज के टाइम पे मोबाइल पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ घटिया काम होते हैं। एक भी ढंग का काम मोबाइल पर नहीं होता है जो आपकी एनर्जी को लो करता है। मतलब ये जो बात हम कर रहे हैं, जैसे जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो चर्चा कर रहे हैं हम, ये पॉडकास्ट है, ये असल में बैठ करके चौपालों में बैठ के करने की चर्चाएं हैं। ये असल में बैठकर लोगों के बीच बैठ के करने की चर्चाएं हैं। हम लोग अपना बचाने के लिए, कुछ ऊर्जा को बचाने के लिए हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। फिर मोबाइल पे जो हो रहा है वो समाज से तोड़ने का काम हो रहा है। जैसे बैंकिंग है, आप अगर बैंक में जाओगे या शॉपिंग करने के लिए जाओगे खुद दुकान पर, दुकानदार से पहचान बनेगी, परिवार के बारे में पूछेंगे, बैंक मैनेजर जानेगा कि ये कौन है, राहुल अत्री कौन है, और इस तरह से समाज जुड़ा रहेगा। कुछ दिक्कत होगी रास्ते में किसी को तो वो दिक्कत सुधारेंगे। पर आप अगर शॉपिंग और ये सब कुछ ऑनलाइन करने लग जाओगे तो आप समाज से अपने आप कट जाओगे। तो आपको समाज से काटने के लिए है। अभी तो आपको वीडियो, सोचने की बात है वैसे। आपकी बात में मुझे लॉजिक दिख रहा है। हाँ कि जब हम जाएंगे ही नहीं कहीं तो हमें जान हाँ, पहचान कैसे बनेगी? जान अब मेरे को और पहचान आदमी और आदमी जो है वो एक सोशल एनिमल है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप ये भी तो है ना हाँ, कि सुविधा भी तो है इंसान के नहीं, ये लिए। सुविधा नहीं है। इस सुविधा का मैं आपको बताऊं, मैंने ये एक रिसर्च किया था, करीब करीब 150 लोगों से मैंने एक बात पूछी थी कि मोबाइल आपके लिए सुविधा है या बंधन है। तो उन्होंने पहला जो जवाब दिया वो सुविधा का दिया। तो फिर मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि क्या क्या सुविधा है, जरा बताओ जरा आप हमें। तो उन्होंने वो सुविधा बताई कि ये सारे काम घर पे बैठे अपने आप कर देता है। तो मैंने कहा उससे तुम्हारे को सुविधा क्या हुई वो बताओ। उन्होंने कहा इससे समय बचता है। तो जो समय बचता है उस पर आप क्या करते हो, उस बचे हुए समय में आप क्या करते हो? तो मैक्सिमम लोगों का क्या जवाब था, उस बचे हुए समय में या तो वो रील देखते हैं, या वो रील बनाते हैं, या वो मोबाइल पे तफरीबाजी करते हैं, या उस पर बाइक पे या गाड़ी पे तफरीबाजी करते हैं, या सारा फिजूल का काम करते हैं। कुछ भी क्रिएटिव नहीं करते, कुछ भी सोशल नहीं करते, कहीं भी समाज से जुड़ने का काम नहीं करते, कुछ नई स्किल सीखने का काम नहीं करते, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। यानी बचे हुए समय से वो अपने दिमाग को और ज्यादा खराब करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सुविधा ना होकर असुविधा हो गई। और जो आदमी को बचाने का एकमात्र रास्ता है समाज, क्योंकि जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो उसे खत्म करना है तो उसे समाज से तोड़ दो, उसे अकेला कर दो, अकेला होते ही वो टूट जाएगा। तो ये मोबाइल असल में हमको अकेला कर रहा है। और दूसरा जो सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं कर सकते आप। सेहत का क्या है कि जितने लोग मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन सबको यहाँ पेन है, कमर के ऊपरले हिस्से में, गर्दन के पास में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम उनको हो गई है। दूसरा जो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा स्क्रॉल करके जितनी बार वो टच कर रहे हैं उतनी बार वो अपनी ऊर्जा इसको दे करके उनके हाथों और पैरों में, हाथों की उंगलियों में सेंसेशन होनी शुरू हो गई है। जो लोग मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करके उनकी पिंडलियों तक में प्रॉब्लम आनी चालू हो गई है, उनकी आंखें ड्राई रहना चालू हो गई हैं, उनका हाजमा खराब हो गया है, उनकी नींद खराब हो गई है, उनका डिप्रेशन में जाने का हालत ये है। तो कॉमन सी बातें हैं, वैसे सबको है। तो सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। करते तो आप। मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता, मोबाइल का इस्तेमाल करता आपके पास हूँ। 3 मोबाइल है? मेरे पास 4 मोबाइल हैं। फिर आप चारों मोबाइल यूज करते हो? मैं बैग में मेरे मोबाइल पड़े रहते हैं। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और लोगों का एक उधर लगा, एक उधर लगा, एक उधर लगा। ये तो अभी किसी का अर्जेंट फोन आना इसलिए रखा हुआ, नहीं तो इस पर भी वीडियो बन रही होती, बना करके अलग अलग चैनल्स पे हम लोग डालते हैं। फोन में बात भी करते होगे, चैट भी करते नहीं होगे? करते कोई चैटिंग, कोई बातचीत। मेरे फ़ोन का जो टोटल पूरे, मेरी जो सबसे लंबी बातचीत है किसी के साथ अगर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेकंड तक होती है। आपका स्क्रीन टाइम कितना है वो दिखाओगे? हाँ देख सकते हैं, आप किसी भी टाइम पे देख सकते हो। आप निकाल के नहीं, मुझे देखना नहीं आता, मैं तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम रहता है।
मतलब अगर ज़्यादा टाइम मैं इसमें स्क्रीन टाइम अगर दिखाएगा भी तो मैं वीडियोस चला के रख देता होता हूँ बिना देखे, तो वो बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। Okay. मतलब मेरा स्क्रीन टाइम नहीं है, मेरे पास तो देखने का समय भी नहीं रहता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट भी थी और न्यूज़ भी मैंने पढ़ी थी, वो जो हिडिमा वाली कहानी है कि भाई हिडिमा को मार दिया वो नक्सली थे। नहीं, वो एक आदिवासी थे हाँ। और वो अपने जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और कल को आप अपने असंध को बचाने की लड़ाई लड़ोगे, आपको भी अर्बन नक्सली बोल करके मार दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अपनी असलियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जो भी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक बात बताओ मुझे, हमारे देश में कोई नक्सल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आदिवासियों में रहा हूँ, मैं तेलंगाना भी रहा हूँ, हैदराबाद भी रहा हूँ, मध्य प्रदेश भी रहा हूँ, छत्तीसगढ़ भी रहा हूँ, झारखंड भी रहा हूँ, और मैं उनके बीच रहा हूँ। मैं आपको उनके साथ की वीडियोस दिखा दूंगा। जिन बच्चों को घरों से पकड़ के ले गई थी, मैं उनके घर पे रहा हूँ और मैं उनके जीवन शैली को देख कर आया हूँ। वो अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी राह चलते आदमी को कभी परेशान करता, आपने कभी भी देखा है? आपने कभी देखा है कि आपने पढ़ा हिडिमा कौन है, कौन थी, मतलब जिसको मारा गया? नहीं, वो नक्सली लीडर था भाई, लड़का था वो, उसकी पत्नी थी, उसको भी मार दिया गया। वो हिडिमा नाम का जो व्यक्ति था वो नक्सली था, आम आदमी तो था ही, वो क्या था, आपने पढ़ा उसके बारे में? अरे भाई, पढ़ना का क्या है, मैं तो उस एरिया में रह के आया हूं ना। वो आदमी, आपने कभी किसी नक्सली के बारे में ये खबर सुनी है कि वो नक्सली शहर में आए और दुकान लूट कर ले गए? कभी सुनी, पढ़ी है आपने? कभी पढ़ा कि वो आए और राह चलते लोगों पर गोलीबारी कर दी? नक्सली यह तो सुना मैंने, जब जंगल में थे उनको लोग मैंने कहा शहर में आकर कभी किसी नक्सली ने ऐसा कुछ कहा गया? कभी कोई खबर देखी हो? कोई खबर नहीं देखी मैंने। नहीं देखी ना? क्या खबर देखी आपने कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया? सुरक्षा बल वहां अपनी स्थिति कराने गए थे जंगल में, जहां पैसा कानून लगता है, जहां आदिवासियों के लिए 6 शेड्यूल में है, जहां गांधी इरविन पैक्ट की लेकर के देख लो, या 73rd अमेंडमेंट के अंदर उनको अनुसूचित सूची में रखा गया है, और वो शेड्यूल्ड एरिया है। वहां पर कोई भी व्यापारिक काम नहीं हो सकता है, और जितने भी ये सुरक्षा बल हैं, ये सारे व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक संगठन है। पेसा एक्ट क्या था वैसे? पेसा एक्ट क्या है? ये शेड्यूल्ड एरियाज को बचाने का प्रोविजन था, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। इसमें आदिवासियों को स्पेशल 73rd अमेंडमेंट में एक स्पेशल पावर दी गई है। 1996 में वो था ना? हाँ, 1996 का एक्ट है, कि उसमें ये कहा गया कि तुमको स्पेशल पावर है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी आदमी नहीं घुसेगा, तुम्हारी जमीन किसी उद्योग के लिए नहीं दी जाएगी। और जो हिडमा वाला केस था, उसको मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, वो सारी जमीन अडानी को देने का ऑर्डर पास कर दिया वहां की सरकार ने। 24 घंटे हुए नहीं थे उसको मरे हुए। हाँ, जमीन दी गई जी बिल्कुल। कितनी जमीन दी गई है? शायद 1700 हेक्टेयर जमीन है वो किसको दी गई है? अडानी को। क्यों दी गई है वो? बेचना है सारा देश। कांग्रेस टाटा और बिरला को देने पे लगी पड़ी थी, ये अंबानी और अडानी को देने पे लगे पड़ी। अंबानी अडानी दोनों गुजराती हैं, तो जो 2 गुजराती ऊपर बैठे हैं, इधर 2 गुजरातियों को सब कुछ देने पे लगे पड़े। फिर मतलब इस पूरे मामले को कैसे देखते हो आप? पूरे मामले को सिर्फ एक ही तरह से देखता हूं कि 2 गुजरातियों को जमीन देने के लिए इस देश के असली मालिकों को, आदिवासियों को नक्सली बना करके मारने का षड्यंत्र रचा है। वो हत्या है, और जमीन हथियाने के लिए की गई हत्या है, और वो हत्या आपके यहां भी होने वाली है, आपके असंध में भी होने वाली है। और वो दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट जो है, अरे मेरा असंध का बार बार नाम मत लिया करो, नाम मत लिया। मेरी बस की बात थोड़ी ना है, ये तो कर रहे हैं ये लोग। इनको जमीनें चाहिए आपके गांव की, हर हाल में चाहिए। वहां पर वो लोग आदिवासियों को मार रहे हैं दूसरे तरीके से, यहां आपका पानी खराब करके मार रहे हैं, यहां आपका पानी खराब करके मार रहे हैं वो लोग। अभी आपने देखा, यहाँ शुगर मिल है मेरे गांव फफड़ाना के अंदर, शुगर मिल का पानी जो गंदगी भरा, कैंसर भरा, केमिकल भरा, सल्फर भरा, वो कहाँ जाता है? रिवर्स बोर करके जमीन में जा रहा है। आसपास का सारा पीने का पानी खराब हो रहा है। तो आप सब लोगों को काला पीलिया, बुरा जुखाम, पीले पाद, ये आने शुरू होंगे अब आने वाले टाइम में। फिर क्या करोगे? सारी पूरे के पूरे परिवार बर्बाद होंगे आपके बीमार होकर के, क्योंकि आप लोग अपने घरों में बैठ करके और सरकारों के पक्ष में या विपक्ष में बोलने की बातें करते रहते हो।
कभी भी ग्राउंड पर जाकर रियलिटी को चेक नहीं करते हो और देखते नहीं हो कि आपके संतानों के लिए किस तरह का समाज बन रहा है। आपके गांव में नशे की सप्लाई हो रही है, आपके अनाज के अंदर केमिकल छिड़क के दे रहे हैं, आपको जहर भरा पूरा का पूरा रसायन दे रहे हैं खेत में छिड़कने के लिए, आपके पानी को खराब किया जा रहा है, आपका कुछ छोड़ा भी है उन्होंने, हवा को खराब किया जा रहा है, आपके पूरे सरकारी तंत्र को बेचा जा रहा है, सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं। जिसका नाम आप बार बार ले रहे हो, कौन कर रहे हैं ऐसा? आप लोगों को सरकार दिखाई देती है, आप लोगों को कभी किसी को भाजपा दिखाई देती है, किसी को कांग्रेस दिखाई देती है, किसी को हुड्डा, किसी को चौटाला और ये दिखाई देते हैं। हरियाणा की यदि मैं बात करूं, मेरी तरफ से उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं, मतलब मुझे जो दिखाई देते हैं, कभी ये वाला कुत्ता चला जाता है, कभी ये वाला चला जाता है, और वो जा करके उन्हीं के हिसाब से जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से कानून बनाते हैं। और आप लोगों को ना कानून पढ़ने आते हैं, ना कानून पढ़ने सिखाए जाते हैं, ना उनके ऊपर विरोध करना सिखाया जाता है, ना बैठ के उन पर चर्चा होती है। आप अपने बच्चों को सुबह भेजते हैं, रात को आपके बच्चे वापस आते हैं, ना उनको कुछ पढ़ना सिखाया जाता स्कूल के अंदर। आज्ञा पालन वो सिखाते हैं, आज्ञा पालन ये सिखाते हैं, पूरी उम्र आज्ञा पालन में ही गुजार देते हैं हम लोग, यही सिखा रहे हैं वो आपको। अभी एक बात बताओ मुझे, जो भारत का संविधान है वो धर्म को लेकर क्या कहता है? भारत का संविधान अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश बोलता है। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है। ये पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। मतलब मेरी अकॉर्डिंग ले लो भाई, इंसान किसी भी धर्म का हो, उसको समान कानून, समान नियम और समान हर चीज दी जाएगी। अगर मान लो किसी भी धर्म का कोई धार्मिक आयोजन होता है तो वहां पे देश के सबसे बड़े व्यक्ति को सभी धर्मों का कार्यक्रम में जाना चाहिए या सिर्फ एक के में जाना चाहिए? किसी में भी नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी संप्रदाय को प्रमोट करने के लिए बना ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल, जो भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, कायदे से उसे किसी भी पंथ को प्रमोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। वो कानून की उल्लंघन कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, मैं 2014 से लगभग ये देखता ही आया हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरी बात सुनो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो जो हिंदू कार्यक्रमों में ना उनकी मतलब जो उपस्थिति है वो अनेकों बार मिलती है, अखबारों में, मीडिया में, हर जगह। मतलब जब राम मंदिर बनना हो या फिर किसी भी तरह का आयोजन हो तो, और मैंने कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी भी अन्य धर्म के बड़े कार्यक्रम में नहीं देखा। क्या बात करते हो, सिर्फ नेशनल मीडिया पर नहीं आता, जैनों के कार्यक्रम में दुम दबा कर बैठा होता है। गुजरात में जाकर के देखो। कौन? जिस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हो। हाँ। मुसलमानों के कार्यक्रम में टोपी पहनकर ये कहता है कुरान से बढ़िया पवित्र किताब कोई नहीं है। सिखों के जाकर के गुरुद्वारे के अंदर सिखों का वेश धारण करके बैठता है। ये तो मीडिया में आया था। अरे वो छोड़ा आया था, थोड़ा आया था, जितना उसका प्रचार किया जाता इतना इसका नहीं होता। वो सब में जा रहा है, जबकि उसको किसी में नहीं जाना चाहिए। नहीं, फिर अगर सब में जा रहा तो अच्छा है। नहीं, ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म में जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसका काम धर्म का प्रचार करना नहीं है। वो धर्म का प्रचार करने के लिए कुर्सी पर नहीं बिठाया गया है। उसको जिस काम पर लेके बिठाया गया उसको वो करना चाहिए। इस व्यवस्था को बनाने के लिए उसका काम होना चाहिए। वो इस व्यवस्था को बिगाड़ने पे काम कर रहा है। वो जा सब में रहा है लेकिन प्रमोट एक ही हो रहा है। ये गेम प्लान। चुनावों से पहले फिर ये बयान क्यों आते हैं नेताओं के, बटोगे तो कटोगे, ये होगा वैसे होगा? वो तो प्लानिंग का हिस्सा होता है। वो वहां बैठ करके बोलता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। वो प्लानिंग का हिस्सा होता है। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि देश का सिस्टम क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो और आपकी बात सुनकर तो लोग पजल हो जाते हैं। आपकी माने सिस्टम, मेरी क्यों माने? मैंने ऐसा क्या बोला? आप एक बात बताइए यार, आपका बच्चा पैदा हो गया, आपने वो किसके भरोसे पैदा किया? पहले तो ये बताओ। खुद के भरोसे। तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के, कोई आशा वर्कर आके ये कैसे कह सकती है इसको ये वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुम्हारे को एडमिशन नहीं मिलेगा? ये कैसे कह सकती है कि तुम ये कागज नहीं बनवाओगे तो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे तो तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी? ये कितना वाहियात उसका सवाल है, उसका जवाब है। और हम कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं जबरदस्ती कर गई हमारे साथ। सुविधा भी तो दे रहे हैं फिर वो। क्या उसके भरोसे पैदा किया था क्या? सरकार के पास सुविधा देने का मतलब वो है नहीं है। क्या है?
क्या सुविधा, उसके भरोसे पैदा किया था क्या, मैं ये कह रहा हूं, क्या सुविधा है उस अब पैसे। देश में रह रहे हैं तो वो तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा चल ठीक है, इतना लॉजिक लगा सकते हो। हाँ। आपके बच्चे को वैक्सीन लगाने के, वो कह रहे हैं आपको ये वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। दो लॉजिक है यहाँ पर, क्या कंपनी भी फ्री दे रही है? कंपनी तो नहीं दे रही, सरकारी तो दे रही है। सुनो, कंपनी क्यों देगी? कंपनी फ्री नहीं दे रही, उसको पैसा कौन दे रहा है? कंपनी को, हाँ, जो जिनको वैक्सीन बेचेंगे उनको वो ही देंगे। कौन दे रहा है? अभी जब आपको फ्री लग रही है तो उसको कौन दे रहा है? कंपनी सरकार को। तो दे रही है। सरकार कहाँ से दे रही है? टैक्स के पैसे से। टैक्स किसका? हम दे रहे हैं। तो हम अपने आप नहीं दे सकते अपने बच्चे के वैक्सीन का पैसा? हाँ, आप ही दे रहे हो। फिर कैसे दे सकते हैं जब देश के अंदर अमीरी और गरीबी का स्तर इतना वो अप एंड डाउन है, कितना डिफरेंस है देख लो आप। अच्छा चल ठीक है, मतलब आर्थिक असमानता कितनी चलो है मान देश लेते के हैं, अंदर। चलिए मान लेते हैं आर्थिक असमानता है, गरीब आदमी नहीं दे सकता है उस वैक्सीन का पैसा और अमीर आदमी दे सकता है, ठीक है। अब गरीब आदमी को जिसको वैक्सीन लगी थी उसका बच्चा मर गया, या उसका बच्चा बीमार हो गया, या किसी और बीमारी से बीमार हो गया, तो क्या आप भी सरकार फ्री में इलाज करती है उसका? हाँ, सरकारी इलाज है इलाज? फ्री है इलाज? हाँ। जाके देखा है कुछ इलाज देने वाला डॉक्टर, मतलब मशीन ये है? तो है कि जो सुविधा प्राइवेट, मैं कह रहा हूँ दे है रहे हैं, क्या इलाज? इतनी सरकारी में आपके नहीं है। बच्चे को कैंसर हो जाए तो क्या इलाज फ्री में करेगी सरकार? उसमें कुछ मतलब हिस्सा तक, मतलब 2 लाख 3 लाख तक ऐसा कुछ नियम बनाए गए हैं कि अगर इतने आपका पैसे आयुष्मान कार्ड है, हाँ, हाँ, और आयुष्मान कार्ड की कंडीशन क्या है कि आपको सरकार की सारी बातें माननी पड़ेगी, यानी यदि आप गुलाम हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड का एक बार लाइफ में फायदा मिलेगा, अगली बार नहीं मिलेगा, अगली बार कट जाएगा। उस साल में एक बार, कुछ साल में नहीं, ये आपको वहम डाल दिया गया। पहले पूरे गांव में से कुछ लोगों का बन गया, अगले साल कुछ लोगों का कट गया, नए कुछ लोगों का बन गया, फिर अगले साल कुछ लोगों का कट गया, नए का बन गया, सब लॉलीपॉप दे करके लाइन में लगा रखे हैं और किसी का नहीं बना। असल खेल इंश्योरेंस कंपनियों को अनलिमिटेड पैसा देना और नेताओं के लिए उनकी दलाली करके उनका कमीशन खाना असली पर्पस है। ये नहीं समझ में आ रहा आपको? आपके बीमार होने के बाद सरकार आपका इलाज फ्री नहीं कर रही है, लेकिन आपके बीमार होने से पहले उसको बहुत चिंता है। बुड़बक बना ही सकता है हमको। ये फिल्मी डायलॉग बोलने लग गया आप तो। फिल्मी डायलॉग के बुड़बक ही तो बना रखा है, और क्या है बताइए ना, आप मूर्ख नहीं बना रखा क्या? भाई पहले तो आपका इतना दिखाते हैं हम आपकी बहुत चिंता करते हैं, होने के बाद कुछ नहीं है। मेरा एक साथी है, 6 साल की बेटी उनकी, सरकार ने कहा वैक्सीन लगवा लो। पहले उनको वैक्सीन के बारे में पता नहीं था और सारा खेल नहीं पता था, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। आने के बाद बुखार हो गया, 6 दिन के बाद वो मर गई। अब कहाँ जाए? कोई जिम्मेदार नहीं, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, किसी डॉक्टर को कुछ पता नहीं है वैक्सीन में क्या है, और दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट पढ़ के देखिए किताब, उसके अंदर दिया हुआ है 22 नंबर पेज के ऊपर कितने खतरनाक एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो छोटे बच्चों को लगती है। ऑटिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, बच्चों में हाइपरटेंशन और ज़्यादा मतलब जितनी भी बीमारियां ये हो रही है जेनेटिकल, ये सारी वैक्सीन की वजह से हो रही है। मतलब बच्चों को बुखार तो बताया जाता है कि इसको थोड़ा बुखार होगा, फिर बाद में क्यों होगा? क्यों होगा? जब वो बच्चा ठीक ठाक है उसे क्यों दे रहे हो कोई केमिकल? इंसान का शरीर केमिकल्स के लिए नहीं बना है मेरे भाई, और डायरेक्ट बॉडी के अंदर पंचर करके देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। और ये हम लोगों को सिखाने वाला कोई नहीं है गांव के अंदर। कितनी दुखद स्थिति है। मैं कब कह रहा हूं आपको कि आप मेरी बात मानो? मैं ये कह रहा हूं आप आओ डिबेट में बैठो ना। मैं खुला चैलेंज देता हूं, जितने हरामखोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और साइंटिस्ट है वो हमारी एग्रीकल्चर के बीज खत्म कर रहे हैं। NDRI जैसे संस्थान हमारे डंगरों के बीज खत्म कर रहे हैं, और ये जो राक्षस बैठे हैं डॉक्टरों की शक्ल में ये वैक्सीन लगाने वाले, ये हमारे बच्चों की नस्ल खराब कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है। जितना खाने का सामान है, ये पूरा असंध का मार्केट उठा के देख लो, एक दुकान आपको मुझे दिखा दो, एक सिंगल दुकान पूरे असंध के अंदर जिसमें मिलने वाला सामान आपकी हेल्थ के लिए ठीक हो। और क्या ये सरकार को नहीं मालूम है? सर्टिफिकेट तो मिलता है ना। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपका अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपकी गाड़ी पोल्यूशन दे रही है, सर्टिफिकेट बनने के बाद पोल्यूशन देना बंद कर देती है। लाइसेंस है तो आपको चलाना आता है, लाइसेंस नहीं तो चलाना नहीं। वो कागज तय करेगा कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, नुकसान है कि फायदा है। पेपर से तय करोगे आप जिंदगी। सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम पैसे से चल रहा है कि कागज से चल रहा है, ये तो देख लो ना यार। मैं कह रहा हूं कागज, FSSAI का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है कि उनका स्वस्थ होना इंपॉर्टेंट है?
स्वस्थ होना ज्यादा तो इम्पोर्टेंट। चेक करो, कॉटन सीड ऑयल डाल रखा है सारे के सारे खाने के पैकेट में, नमकीन के अंदर, बिस्किट के अंदर मैदा डाला हुआ है, सबको नहीं पता है क्या? आपको नहीं मालूम है कि कॉटन सीड ऑयल से बच्चे नपुंसक हो रहे फिर हैं? आप मत खाओ ना उस चीज को। तो देख क्यों रहा? अच्छा, मतलब यह भी मेरी गलती है? मतलब कंपनी पैसा कमाएगी, सरकार उसमें टैक्स लेगी, उसमें नेता धंधा खाएगा, मार्केट चलेगी, जीडीपी बढ़ेगी, और फिर गलती भी मेरी है? मुझे अगर गांव में भट्टी खोलनी है, मुझे अपना गुड़ बनाना है, तो अभी गुड़ बनाने का, आप चीनी से कैंसर होता है सबको मालूम है, मुझे अपना गुड़ बनाना है, मैं अगर अपना कलेसर लगा लूंगा अभी एफआईआर हो जाएगी, पता है आपको? नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं। हेल्दी चीज बनाओगे तो आपको एल्यूमिनियम के बर्तन दे रखे हैं, कुम्हार की भट्टी खुलेगी तो बोलेगा पोल्यूशन फैला रहा है। आप बिस्किट कचरे वाले दे रखे हैं, अपने बिस्किट बनाने के लिए अगर गांव में भट्टी खुलने लग जाए तो उसी टाइम आ जाएंगे छापा मारने के लिए। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन तो पहले तो ये जानो कि गलत क्या है, सही क्या है। सोल्यूशन तो बाद की बात है, पहले प्रॉब्लम तो समझें। प्रॉब्लम समझने में 3 दिन लगते हैं हमारे साथ। अभी सहारनपुर में ट्रेनिंग है 19, 20, 21 दिसंबर को, और आकर के प्रॉब्लम समझो पहले। मैं आपको प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, पैदा होने से लेकर मरने तक, सुबह से लेकर रात तक। एक सिंगल काम नहीं है जो आप अपने लिए करते हो। एक काम बता दो आप अपने लिए करते हो, मैं आपको साबित करूंगा आप अपने लिए नहीं करते हो। एक काम। कैंसर को बीप कर देना पेटी में। बताइए, कोई एक काम बताइए पूरे दिन में जो आप अपने लिए करते हो, कोई एक काम। खाना खाता हूँ, मेरे लिए खुद के लिए खाता हूँ। खुद के लिए खाते हो? हाँ। क्या क्या खाते हो? जो भी खाता हूँ। आपके घर में उगता है? एक काम। आपके घर में उगता है? हाँ, मेरे साइड में घर में उगा रखा हमने। वो सब्जी उगा रखी है? हाँ। भोजन, अनाज? हाँ। कहाँ उगता है? नहीं, सब्जी उगा रखी है ना। अनाज? अनाज हमारे खेत में। आपके खेत में? हाँ। यानी सिर्फ किसान है? ये एक काम नहीं है। ये पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, खाना खाना काम नहीं है। आपने ये बोला कि जो भी आप करते हो। मैं कह रहा हूं खाना, मैंने कहा एक काम बता दीजिए जो आप अपने लिए करते हो। एक काम बताइए। मैं कमाता हूँ, मतलब जो भी काम करता हूँ मेरे लिए तो करता हूँ। कैसे कमाते हो आप? जो भी मेरा पैटर्न है, जो भी मेरा सिस्टम है। क्या है? मैं यहाँ तो नहीं बता सकता क्या है मेरा कमाने का सिस्टम। चलिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपके कमाने से एंड रिजल्ट क्या निकलता है? मेरे कमाने से मेरा परिवार चलता है। नहीं चलता है आपका परिवार आपके कमाने से। आप जो कमाते हो मैक्सिमम उसका पार्ट केवल और केवल बड़ी बिग जायंट कंपनीज को जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस मोबाइल को ले लेता हूँ। आप कह रहे थे आपका सारा काम इस पे चलता है, यानी कि इस पे डेटा कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, यूट्यूब, फेसबुक। यूट्यूब का खेल देखो आप, वो आपको फ्री में एक अकाउंट खोल के देगी, जीमेल अकाउंट। उसके बाद बोलेगी जीमेल भर गई है, अभी आप जो है ना स्टोरेज खरीद लीजिए। फिर आप स्टोरेज नहीं खरीदते हो, बार बार नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैंने कभी नहीं खरीदा। कोई बात नहीं। फिर यूट्यूब चैनल आता है, वो आपको फ्री में दे रही है यूट्यूब चैनल, और फिर कहते हैं उसको मोनेटाइज कर लो। अब उसको मोनेटाइज करते हैं और उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चलती हैं और बंदा देखता है और आपको पैसा मिलता है मोनेटाइजेशन के बाद में। देखने वाला बंदा जब देख रहा होता है तो उसके सामने ऐड आ जाती है। ऐड आती है तो कंपनी को बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट में से कुछ पार्ट वो जिसका चैनल है उसको देती है, कुछ पार्ट अपनी इनकम में से। अगर वो बंदा देख रहा है और उसको ऐड नहीं चाहिए तो उसको खरीदना पड़ता है, प्रीमियम लेना पड़ता है, बिना ऐड फ्री वाला लेना पड़ेगा। यानी कि वो क्या कर रही है, आप देख रहे हो तो जिसका मतलब कंपनी को दे रही है पैसा और जिसका चैनल है उसको दे रही है, और आप अगर एडवर्टीजमेंट नहीं देखना चाहते हो उसका भी पैसा ले रही है। कंपनी कमा रही है 3-3, 4-4 जगह से, और आपको मिल रहा है उसका एक छोटा सा चिल्लर पार्ट। और हम सोचते हैं हमने यूट्यूब से बहुत कमाई कर ली। फिर तो ये है, मान लो कोई भी कंपनी अगर चलती है तो बेनिफिट तो के लिए ही चलती है। अल्टीमेटली हम अपने लिए नहीं कर रहे ये काम, हम अपना हिस्से का रख के संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन असल कमाई तो किसी और की हो रही है। अभी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे भी, मैं वहाँ पे ये बताऊंगा, अभी ट्रेनिंग तो आप वहाँ भी करके आए हो। कहाँ? वर्धा में। हाँ। क्या था मामला? आपको मारने की कोशिश करी गई थी, जहर देने की कोशिश करी गई थी। दरअसल मैं सोच रहा था कि समाज में चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग परेशान हैं। शुरू से क्या था वो? नहीं, मैं असल में इस पर डिस्कशन करना नहीं चाहता था,
परंतु मैंने 30 तारीख को वहाँ पर एक बोला भी था कि मैंने जिनको मेरे से नाराज़गी है मैं माफ़ कर रहा हूँ और सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, ये बोल दिया था मैंने। परंतु क्या उसके वो बाद कौन थे वो लोग जिससे हम लोग मांगे थे, क्या हुआ था? दरअसल क्या है कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने ये प्लान बनाया कि जो हम बैंकिंग वाला सिस्टम है उसके थ्रू लोगों के घर बचाने के लिए हम लोग आवेदन लगाया करेंगे, और उस आवेदन को लगाने के लिए प्रधानगी मुझसे मांगी गई कि बलारा जी आप हमको प्रधान डिक्लेयर कर दो कि हम देखेंगे महाराष्ट्र। हम्म, हमने बोला कि नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। इस तरह से बातें चलती रही, काफ़ी प्रेशराइज किया गया हम लोगों को, लेकिन मैंने मानी नहीं बात। अल्टीमेटली किसी बात के ऊपर सामने वाला नाराज़ होकर के और वो अब उसी चीज़ को खिलाफ बोलने लग गया। मतलब पहले जो चीज़ खुद आगे आकर के बोल रहा था, पहले जिस चीज़ के लिए उसको क्रांति नज़र आ रही थी, अब उसको बेईमानी नज़र आने लगी और उसने हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाने चालू कर दिए। बातें हो गई आ गई, उसने कई प्रोग्राम ख़राब करने की कोशिश की, खूब इंटरव्यूज़ दिए, खूब बोला, और हमने देखा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है। आ, मतलब इस तरह से तो कल को कोई तीसरा आ जाएगा आरोप लगाने, फिर कोई चौथा आ जाएगा, फिर कोई छठा आ जाएगा, तो हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनको जवाब देने में ही लगे रहेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे साथी हैं उनको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट ऐसे अरे गहरे किसी नत्थु खैरे का जवाब हम लोग नहीं देने वाले हैं। और फिर इस प्रकरण के अंदर जो था, जहाँ पे हमारा कार्यक्रम होना था, वहाँ के आयोजकों को चिट्ठी लिख के डाला गया, बोला गया कि वो उसको अगर तुम लोग परमिशन दोगे यहाँ काम करने की तो तुम भी उस ठगी में हिस्सेदार बनोगे, और उनको भी चोर बोल दिया। फिर उनके ट्रस्टीज़ को भी बोल दिया, बजाज फैमिली उनके ट्रस्टीज़ भी हैं उस जगह पे। वहाँ के सारे सामाजिक संगठनों को, राज ठाकरे को, प्रदीप दीक्षित को, और तमाम तरह के उस वर्धा के सारे संगठनों, ABVP, VHP, ये विश्व हिंदू परिषद, मतलब बजरंग दल, RSS, BJP, लोकल प्रशासन, सबको चिट्ठी डाल के बोल दिया कि ये तुम्हारे खिलाफ बोलता है, मोदी के खिलाफ बोलता है, अमित शाह के खिलाफ बोलता है, और इसको यहाँ से भगाओ। और 4 दिन तक हम लोगों ने कोई परमिशन वगैरह किसी से नहीं ली थी। पुलिस रोज़ आती थी, पूछती थी तुमने परमिशन क्यों नहीं लिया। हमने बोला हम क्यों परमिशन लें, हम कोई प्रोग्राम, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, सड़क पर नहीं जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बंद 4 दीवारी के अंदर बैठ करके हम अपना काम कर रहे हैं। तो चौथे दिन जैसे ही हम लोगों, वो पूरा प्लानिंग के तहत, मतलब उन्होंने प्रेशराइज किया पुलिस प्रशासन को, प्रेशर करवाया मतलब पॉलिटिकली, और हमको बोला गया कि तुम हमें कुछ तो लिख करके दे दो कि हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि हम ये इस तरह का कोई एक सामाजिक सत्संग कर रहे हैं और इसमें ये मुद्दे होंगे हमारे, जो रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप जल जंगल ज़मीन जानवर और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, ये सारे सारे मुद्दे हमने उनको बता दिए। उसके बाद उन्होंने हमको, हमारे साथियों को, चुपचाप आ करके 168 का नोटिस देना चालू कर दिया। क्या होता है? 168 का नोटिस होता है, सेक्शन 168 होता है कि तुम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हो, तुम इसमें शामिल हो, और अगर यहाँ कुछ भी हो हल्ला होता है तो तुम जिम्मेदार होंगे इसके सारे के सारे। तो उन्होंने 10-15 साथियों को 168 का नोटिस दे दिया। तो उसके बाद वो आए वहाँ पर एक्चुअली हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए, हो हल्ला करने के लिए। एक आदमी वीडियो बनाने के लिए, एक हो हल्ला करने के लिए, और तीसरा खाने की टेबल पे कुछ डालने के लिए खाने वाले मटेरियल में, और चौथा पुलिस वालों के साथ। मतलब ये 4 लोग आए थे बेसिकली, 3 दिन में से पकड़े गए थे। साथियों ने पकड़ लिए, जेब में देखा उसके एक कैप्सूल है, कुछ बीज हैं, मतलब शायद जमाल गोटे के, मतलब, और कुछ केमिकल, कुछ पाउडर है। आई डोंट नो मतलब वो क्या था, सही बताऊं मैं आपको। लेकिन वो जिस साथी ने पकड़ा था उसने बिल्कुल क्लियर कहा था कि ये जहर के अलावा दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। हमने कंप्लेंट करी पुलिस को। हमने वहाँ पर लोगों में बहुत गुस्सा था, कहीं ऐसा ना हो कि इसको ज़्यादा चोट मार दें, कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये तय किया गया कि इसको पुलिस के हवाले ही कर दो ताकि सुरक्षित निकले, यहाँ से सुरक्षित निकलना बड़ा ज़रूरी है। लोग थे नहीं मूड में उसको ऐसे फ्री जाने देने में, तो फिर भी हमने पुलिस को दिया। और फिर इसी दौरान मतलब मेरी पत्नी के साथ भी उसने हाथापाई भी की, उसके साथ भी उसने, तो उन्होंने वहाँ पे सारा कंप्लेंट भी दिया था बाकायदा। उस कंप्लेंट को भी उन लोगों ने चेंज करवाया, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल BJP और RSS के साथ मिल करके। बाद में जब वो लोग वहाँ गए तो हमने पुलिस वालों को वो पाउडर और वो सब थमा दिया। क्या तो था वो पाउडर में? वो बोले हम जांच के लिए भेजेंगे, और जांच के लिए कुछ भेजा ही नहीं, कुछ दोबारा ना हमारे को वापस किया उन्होंने, वो सब ले गए। वो कहते आप पता नहीं किसके पास था, पता नहीं कैसे कैसे करके ले गए वो लोग। तो अब ऑथेंटिकली हमारे पास तो वो अगर होता तो हम सारी दुनिया को दिखा देते।
लेकिन जिस तरह से वो भागे थे और जिस तरह काम था, क्योंकि उसको आशीष ने और विकास ने पकड़ा था, हमारे जो दो साथी थे उनको ही मालूम था। मैं ट्रेनिंग में मतलब जिस वक्त वो लोग पकड़ा था उस टाइम पे मैं अंदर ही था, हॉल के अंदर ही। बाद में वो पुलिस में भी वही लोग गए थे, मैं आया नहीं था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप लोग जाओगे तो समय ख़राब होगा आने जाने में, तो आप यहाँ पर रहिए, हम लोग जा जाते हैं। लेकिन उनके साथ वो चीटिंग करके मिल करके वो सब कर गए। लेकिन समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, इसका मतलब हम लोगों को ये शांति है, ये चैन है इस बात का, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वो वो लोग आपके प्रोग्राम को खराब करना क्यों चाहते थे, क्या मतलब था उसका? मतलब वो पहले आपके साथ थे वो लोग? वो पहले हमारे साथ थे, हम्म। फिर मैंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। अब वो तड़प रहे हैं किसी तरह से देवेंद्र हमको बातचीत के लिए बुला ले और हमें अपने अंदर शामिल कर ले, जिसके लिए मैंने उनको मैंने साफ एक साफ वीडियो बोल दिया। देखी थी, उसमें ये कहे देवेंद्र बल्लारा जेसम का पार्ट है ही नहीं। कौन? कि देवेंद्र बल्लारा जेसम का पार्ट है ही नहीं। हाँ, वो उसके उसके वाले जेएसएम का नहीं होगा। बाकी मैं तो डे वन से जो काम कर रहा हूँ मैं तो वही कर रहा हूँ, उसी तरह से कर रहा हूँ। जेएसएम की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑफिशियल जो बातचीत हैं, ऑफिशियल जो ट्रेनिंग्स हैं, वो जेएसएम की जहाँ हो रही हैं वहीं हो रही है डे वन से, वही सेम पैटर्न पे चल रहा है। उसने अपना अलग बना लिया होगा, वो तो बड़ा नाम होता हुआ देख करके कोई भी आदमी नक्काल बन के अपना दुकान खोल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? बड़ी आपके कंपनी की ऊपर नकल आ जाए। ये भी आरोप लगाए कि ये तो सारा पैसों का खेल है, ये मतलब पैसे वैसे ऐंठने में और अपना अपना ही देखने में कर रहा है सारा काम। बता दे कहीं पे कोई पैसा, कोई मेरे पास बैंक बैलेंस में है, कोई ज़मीन जायदाद मकान किस चीज़ में हो, या मैंने कभी किसी से लिया हो, किसी से भी। पूरी दुनिया में मैंने आज तक कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। फिर आपने वो कार्यक्रम पूरा किया? कार्यक्रम पूरा हुआ, 1 तारीख को हम लोग ख़त्म करके आए। आप 1 तारीख को आए थे? हाँ, पूरा कार्यक्रम ख़त्म हुआ। वो आप ये बता दें आपकी फील्डिंग सेट हो रखी है हमारे लिए। हाँ, तो फिर हम लोग मतलब कार्यक्रम पूरा हुआ ना 30 तारीख को। वो बात अलग है कि कार्यक्रम को करने की रणनीति हमारी क्या रही, वो अलग पॉइंट है। वो जो सीआईडी आपके खिलाफ थी या मतलब मोर्चे के खिलाफ थी, क्या था वो? रॉक भी थी वहीं पर, सीआईडी भी थी, आईबी भी वहीं थी, अंदर ही लेडीज भी, 4-4 5-5 लोग सीआईडी के अंदर ही बैठे हुए थे वो लोग। तो पर्पस तो उनका यही है कि किसी तरह कोई लूज पॉइंट, किसी तरह छोटा पॉइंट कोई मिल जाए जिससे कि रगड़ा जा सके। मैं हिट लिस्ट में हूँ इस टाइम पे, अमित शाह की हिट लिस्ट में हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्टली मुझे नहीं अटैक कर सकते वो। तो किसी और बहाने से, किसी और की शिकायत पर, और ऐसे लोगों को पैसे दे करके इस काम पे लगाया जाता है। पहले तो मैं इसे इसलिए नहीं कुछ कहता था या इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहता था, मैं अपने साथियों को बोलता था ये एक्चुअली इसको पैसा देना चाहिए हमको, क्योंकि जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या जो मोर्चे के खिलाफ बोल रहे हैं उनकी पहचान करने में बहुत मदद कर रहा था ये हमारी। तो अभी भी वो वही काम कर रहा है। अच्छी बात है कि हमको अपने बीच के आस्तीन के सांप निकालने में काफ़ी मदद मिलती है ऐसे लोगों की मदद से, जो लोग ऐसे खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं। लेकिन फिर इसने महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया, मतलब जिसको गुरु माता बोलता था मेरी पत्नी को, उसको टारगेट किया, और फिर इस तरह की गंदगी फैलानी चालू करी। तो फिर लगा कि ज़्यादा हो गया, और फिर ऐसे लोगों का ही इस्तेमाल करती हैं सरकारें। मतलब डेफिनेटली भाई राजीव दीक्षित भी इसी तरह के लोगों ने ही उनको भी मतलब हानि पहुंचाई थी कुछ, क्योंकि ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा के चलते जो हैं सही गलत का फैसला भूल जाते हैं, और फिर ये किसी भी हद तक जाते हैं आपके किसी भी आपके आदमी अनुसार राजीव दीक्षित का आपने नाम लिया और उन्हीं के विचारों पर शायद आई थिंक जेएसएम भी काम कर रही है, जिस तरीके को। से वो उनके कार्यक्रम विचारों पर भी काम कर रही है, मतलब उन्हीं के विचारों पर नहीं, उनके विचारों विचारों पर पर भी काम भी। करिए। स्वदेशी आपके पर। अकॉर्डिंग जो स्वदेशी का मुद्दा उठाया था राजीव दीक्षित जी ने, क्या मतलब आप उसके बारे में क्या किस तरीके सोचते हो? नहीं, मैं तो कैसे ही सोचता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं जितना समझ पाया राजीव भाई को और उनके काम को, कि इस भारत को यदि बचाना है और तो असल भारत को समझना पड़ेगा। जैसे उनकी स्टेटमेंट है, ये राजीव दीक्षित की स्टेटमेंट है कि मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने आया हूँ और मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। यानी वो अपना जब अपना परिचय देते हैं उसमें ये बात बोलते हैं। भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का मतलब पहले भारतीय दर्शन को पढ़ना जरूरी है कि भारत किस चीज़ का नाम है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले धर्म के बारे में पूछा, और मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान को मतलब मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, क्या हिंदुस्तान को भी मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? तो मैंने बोला था कि भारत को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह का नाम है जो प्रकृति के नियमों से चलती है,
और प्रकृति के नियम ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या ऐसी चीज़ों के अंदर, जीव के अंदर, या किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया ही नहीं जा सकता। तो भारत नहीं हो सकता कभी भी, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत से कोई हिस्सा अलग हो करके, जैसे नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र बन गया, तो उसकी तरक्की, उसका देख लो हालत क्या है, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बना के देखना है। कट्टरता सलूशन नहीं है, और ये भारत को मालूम है। दूसरा, भारत की फिर जो कलाएं हैं, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारत का जो स्वास्थ्य है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, जितने और तमाम पद्धतियाँ जितनी भी हैं, जो जो जहाँ जहाँ से वो करी गई, उस चीज़ को समझना जरूरी होगा। पहले भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना, और उसमें आता है फिर स्वदेशी, इसी के अंदर आता है, यानी कि जहाँ एक्चुअली अपने देश को ही फायदा होता हो। यानी जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप जो काम करते हो उसमें मैक्सिमम जो लाभ है वो विदेशी कंपनियों को है, तो मैक्सिमम पैसा जो है हमारी कमाई का वो विदेशों में जाता है। तो इसलिए स्वदेशी जो उनका एक आंदोलन था, वो भारत को बचाने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है उस विषय में, उस टाइम पर भी। बाद में आरएसएस ने उनका खूब इस्तेमाल किया, उनके स्वदेशी आंदोलन का इस्तेमाल किया। राजीववादियों ने 2014 में और 2019 में खूब सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी को। तो देश को बर्बाद करने में राजीव भाई के समर्थकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक अच्छा आदमी मान लिया, क्योंकि वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में राजीव दीक्षित को मानने लगे, और सॉरी, इसको नरेंद्र मोदी को मानने लगे, और लाला हरामदेव भी इनके साथ ही आ गया था। और अभी एक चीज़ और देखी, जब अभी एक ये हुआ, हमला हुआ, विस्फोट हुआ लाल किले के ऊपर, मतलब फिर वो आरडीएक्स मिलना, फिर आरडीएक्स की जगह उसको अमोनियम नाइट्रेट बता देना और पहले कह रहे वो तो हादसा था। अब वो हादसा नहीं, फिर उसके बाद जो वो बिहार में वोट मांग के नहीं, उसके बाद जो मिला था वो सामग्री मिली थी, जो विस्फोटक सामग्री मिली थी, उसका फिर जब टेस्ट के लिए गया वहाँ पे, तो उधर ही ब्लास्ट हो गया, उधर ही लोग मारे गए है ना, कितना कमाल की बात। क्या था वो जैसे विजय रूपाणी को मारने के लिए जहाज का एक्सीडेंट करवाया गया, और पायलट के ऊपर आरोप लगा, और पायलट भी साथ में मर गया, कोई सबूत नहीं बचा। ब्लैक बॉक्स से जानकारी आने की आप कह रहे थे, शायद अब तक तो आ गई होगी, आपके पास तो पहुंच गई होगी कि ब्लैक बॉक्स से मिल जाएगी सारी जानकारी। अब तक तो नहीं आई है, आएगी भी नहीं, पता नहीं चलेगा कैसे हुआ था। ठीक है, अब रह गई बिहार चुनाव के। तो बिहार का ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, बोलते ही मैंने बोल दिया था कि जो कल वोट मांगेगा इसके ऊपर समझ लेना वही उसके अंदर खिलाड़ी है। अब देखो कितने कमाल की बात होती है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, किस दिन हुआ? जिस दिन बिहार चुनाव प्रचार बंद हो गया। चुनाव प्रचार बंद हुआ 5 बजे, और शाम को 7-8 बजे के आसपास, ये मेरे ख्याल से 6 बजे के ऐसे कुछ ब्लास्ट हो गया। अब उस ब्लास्ट के बाद में अगले दिन सुबह जो है नरेंद्र मोदी वो उन घायलों को देखने नहीं आए। अगले दिन नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे, और नेपाल में जाकर भाषण दिया दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर। भूटान, सॉरी, हाँ, भूटान गए, और भूटान से बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर मतलब भाषण दिया। कितना कमाल आदमी है, क्योंकि यहाँ पे देगा तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, वहां जाकर दिया, और सारी मीडिया ने चलाया भूटान में। और फिर यहाँ से जो सामग्री थी, अब बाद में लिपापोती करने चालू की कि भाई तुम लोगों को पता नहीं चला, तुम्हारी सीआईडी कहाँ थी? वो बोलेगी ये तो नहीं, ये तो हादसा था बेसिकली। फिर रिसर्च करने के लिए उसको ले गए जम्मू। ठीक है, जब जम्मू उसको लेकर के गए, वहां जिस थाने में उसकी जांच हुई, उस थाने में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो वो कहते सारे सबूत मिट गए। मतलब बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में लाल किले के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट के सारे सबूत जम्मू के ब्लास्ट में जलकर भस्म हो गए। और इति सिद्धम किसने करवाया था? आपको नहीं समझ में आए तो भाई मैं क्या करूं, हम इतने बुड़बक नहीं है। बिहार चुनाव फिर भाजपा जीत गई प्रचंड बहुमत से। बिहार चुनाव में घपला करके वो जीत गए, और ये इस इलेक्शन ने, इस बम ब्लास्ट ने केवल परसेप्शन बनाने का काम किया है। जीतने का काम तो एसआईआर के जरिए, बीएलओज के जरिए, अधिकारियों के जरिए, निर्वाचन आयोग के। बीएलओ से याद आया, देश में इतने बीएलओज की मौतें हो रही हैं, कोई आत्महत्या करा, कोई कैसे, मतलब इतनी मौतों का कोई मतलब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तो मतलब इतने बीएलओ की मौत कैसे हो सकती है? एकदम प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, और एक और सारी रिस्पांसिबिलिटी। बीएलओ की मैंने वीडियो देखी, वो
मतलब आत्महत्या करने से पहले वीडियो बना रहा रो रहा है वो। वो तो सर इनको तो मतलब जितने सरकारी कर्मचारी हैं ना, इनको तो अभी सबको ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सभी को, मतलब जितने भी हैं, क्योंकि मैंने अभी देख रहा हूँ सबके ज़मीर मर चुके हैं, सब अपने ही देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उनके अधिकारी उनको ज़बरदस्ती गलत कामों में एंगेज करके रखें, और वो भी रिश्वत ले करके और या गलत काम करके वो उनकी बातों को मान रहे हैं। ईमानदारी से कोई अपने देश के लिए काम नहीं कर रहा है, समाज के लिए, तो इनको तो मर जाना चाहिए सभी को। बाकी रही बात एसआईआर के मामले में बीएलओस के ऊपर प्रेशर की, उस मामले में तो मतलब जो बीएलओस के ऊपर किस तरह का प्रेशर है उनके ऊपर, क्या प्रेशर था? उनके ऊपर प्रेशर ये है कि आपको ये रिपोर्ट जमा करानी है। अब गांव का आदमी फॉर्म नहीं भर रहा है, लेकिन उधर उतने फॉर्म तो रोज जमा हो जाने चाहिए। ये ऑर्डर है? हाँ, ये ऑर्डर है, या तो इतने इतने वोट काटो या इतने वोट नए बनाओ। नए बनाने हैं वो बीजेपी के समर्थकों के बनने हैं, फर्जीवाड़े से बनने हैं, फर्जी बनाने हैं, अपने ये इतने बनाने हैं और बना के वो देने हैं रिपोर्ट। अब वो कहाँ से लाए आदमी, कहाँ से लाए फोटो, कहाँ से लाए नाम, कहाँ से लाए एड्रेस? बीएलओ कोई एड्रेस अरेंज करना है, बीएलओ कोई फोटो लेके आनी है, बीएलओ कोई आदमी लेके आना है, बीएलओ कोई नाम छांटना है और उसकी वोट बनानी है और बताना है बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के अधिकारी को कि हमने तुम्हारे इतने फर्जी वोट बना दिए हैं। ये प्रेशर है। बीएलओ को बीजेपी कैसे हैंडल कर रही है? अरे क्या बात करते हो, किसको नहीं कर रही है बताओ तो? नहीं, डायरेक्ट थोड़ी हैंडल कर सकती है बीएलओ को बीजेपी पार्टी। भैया क्या सरकारी अधिकारी कर सकते हैं। कौन है बीएलओ? स्कूल का मास्टर है बीएलओ, और मास्टर जी गांव में नेताजी जो गमछा टांग के चलते हैं और भैया जी करते हैं, उनके आगे बोलने की हिम्मत है मास्टर जी की? सबसे मरी हुई कौम हो चुकी है अब मास्टर। अब अध्यापक और शिक्षक की गोद में अब प्रलय नहीं पलता है, अब वहाँ मिड डे मील पड़ता है, अब वहाँ कीड़े लगा गेहूँ है, अब वहाँ सड़ा हुआ स्कूल है, टॉयलेट्स हैं, और अब वहाँ एक फर्जीवाड़ा है पूरा एजुकेशन सिस्टम का। आज शिक्षा नहीं है वहाँ पर, तो उस ऐसे आदमी को कंट्रोल करना बहुत आसान है। ऐसे लोग हैं वहाँ, शिक्षक तो है ही नहीं है, शिक्षा तो चल ही नहीं रही, नौकरी करने वाले नौकर बचे हैं। वैसे कितनी मतलब अजीब बात है ना कि सरकारी मास्टरों को भी मतलब बहुत सारे अलग सरकारी कामों में लगाया जाता है। वैसे ड्यूटी उनकी तो सिर्फ टीचर्स की सरकारी होती है। मास्टर को पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम करने पड़ते हैं। वैसे इस मामले में मैं कई इसमें बार रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में रहा रिपोर्ट हूँ, में देखिए लोग जो जो सरकारी टीचर हैं मैं वो तो रहा हूँ ना। कई बार हड़ताल भी करते हैं कि भी हमसे ये वो करवाया जा रहा है, हमसे वो करवाया जा रहा है। हड़ताल तो करते हैं खाली नौटंकी करने के लिए, उनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मैंने देख लिया, मैं तो सिस्टम में था, तो मैं अपने यूनियन के साथियों को क्योंकि बोला, आप भी टीचर थे। टीचर मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, मैं यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और मैं अपने साथियों को बोला करता था कि यार हम लोग असली मुद्दे कब उठाएंगे? अभी तो सैलरी बढ़ाने का, महंगाई भत्ता बढ़ाने का, छुट्टियां देने का, नॉन टीचिंग में ड्यूटी ना लगाने का, ये इस टाइप के तो हम सारी डिमांड उठा लेते हैं। ये वाली ACR लगाने का, वो सब लगा लेते हैं, वो सब कर लेते हैं हम लोग, लेकिन असल मुद्दे कि बच्चे की ज़िंदगी हम अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, ये बात समाज को कब बताएंगे? एंड नोबडी इज़ रेडी। तो मुझे तो नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी। कब छोड़ दी आपने नौकरी? 2012 में। 12 में? तो 12 से आज 26 होने वाला है। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए नौकरी छोड़े। 14 साल में क्या एक्सपीरियंस लिया आपने, अगर आप एक लाइन में बताओगे तो? एक लाइन में बताना है। किस चीज़ का? जिंदगी का एक्सपीरियंस, मतलब यूनिवर्स का एक्सपीरियंस। हाँ, नौकरी छोड़ने के बाद अद्भुत रही मेरी ज़िंदगी, कमाल की। मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता, क्योंकि मैं ऐसे दम घोंटू ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं आज़ाद हुआ, मुक्त हुआ, मैं अपने तरीके से काम कर पाया। आज मेरे साथ लगे हुए टीचर्स की सैलरी 1.25 लाख रुपए के आसपास है, जबकि मेरा एक अपॉइंटमेंट अब 1.5 लाख रुपए का है। मेरी किताब आ जाएगी तो एक अपॉइंटमेंट 2 लाख का हो जाएगा। अब किताब कौन सी आएगी आपकी? किताब की लॉन्चिंग की तारीख हमने रखी है 23 मार्च 2026 या 8 जुलाई 2026। क्या किताब का नाम क्या होगा? किताब का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो आपके जीवन की नए अध्याय लिखेगी हमारे समाज के लिए। हमें ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मतलब हर आदमी को ऐसा लगता है मेरी किताब बड़ी अच्छी आएगी, पर अभी जो फील आ रहा है वो, यार हम पहले सोच रहे थे पेरेंटिंग की किताब,
तो पेरेंटिंग की गीता निकालने की सोच रहे थे, लेकिन अब नए तरह की गीता निकलेगी। अच्छा। आज की आधुनिक मतलब गीता से प्रेरणा लेते हुए हम उसके बराबर भगवान कृष्ण की मुकाबला तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं, बट बहुत अद्भुत होगी किताब, ऐसा लग रहा है। चलो, आपको पहले ही बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ आपकी किताब के लिए। धन्यवाद और आप हमें मिलते रहते हो, जी। आप हमें टाइम देते रहते हो, जी, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप हमें आने देते हो, यहाँ एंट्री दे देते हो। आप प्लस आप मुद्दे ही ऐसे, मतलब बात ही ऐसी करते हो जो लोगों को पसंद आती है। वैसे एक बात उनकी और बात है, होती एक है, बात और लोगों है, की बात होती है, इस मेरी बात से मेरे को याद है, एक बात और है। हाँ। आपकी बातों पे लोग मतलब इतना क्यों, आपको क्यों सुनते हैं इतना? क्योंकि जो मैं उनकी लाखों मिलियंस में व्यूज आते हैं आपकी वीडियोस पे, आपको लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी नहीं कर रहा होता। मुझे कुछ चाहिए थोड़ी आपसे, मैं व्यूज़ के लिए थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पसंद नापसंद के लिए थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी चैनल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसको अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूँ मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। कि अगर इस दीवार के परली साइड आपके खिलाफ षड्यंत्र आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि उधर षड्यंत्र हो नहीं रहा। मैं दीवार के परली साइड से आया हूँ, मैं पूरा षड्यंत्र देख कर आया हूँ, मैं आपकी बर्बादी का पूरा मंजर देख सकता हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि तुम्हारा बर्बादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम बच लो, अगर अपने बच्चों को बचा लो। मैं आपके हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं जात देखकर बात नहीं कर रहा, मैं धर्म देखकर बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी देखकर बात नहीं कर रहा, मैं गांव शहर देखकर बात नहीं कर रहा, अमीर गरीब गोला काला देखकर बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे को भी के लिए भी नशा अवेलेबल है, और गरीब के बच्चे के लिए भी है। तुम्हारे बच्चे भी बेरोजगारी में उलझा है, उसका बच्चा भी, तुम भी डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम भी बीमार हो रहे हो, तुमको भी समाज टूटा हुआ मिल रहा है, तुम्हारे लिए भी करप्शन बढ़ चुका है, तुम्हारी जमीनें भी हथियाने वाले हैं, तुम भी बीमार रहने वाले हो। सबके लिए हो रहा है ना ये तो, किसी पार्टी को छोड़ा थोड़ी है इन्होंने। ये तो आपको वहम होगा कि आप अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, आप अलग अलग लोग हैं। मैं तो आप में और खुद में कुछ फर्क नहीं महसूस कर रहा। तो जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है उसे लग रहा है कि मैं ही वो हूं और वही मैं हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए वो जुड़ा हुआ महसूस करता है और इसलिए जुड़ता है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा से लोग जुड़ रहे हैं, बेतहाशा जुड़ रहे हैं। ये फिर आप लोग तो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बने हुए सरकार तो हम खुद ही हैं। अच्छा, जनता सरकार मोर्चा, सरकार तो हम ही हैं। अब देखो मेरी आपकी बातों से मेरे अजबाई होने लग गई। हाँ, सुस्ती भी आ जाती है, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बातों नहीं सुनने नहीं, में। इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, तो अजमाई वो तो शरीर तभी में सुस्ती है ना, कानों को थोड़ी सुस्ती है, दिमाग को थोड़ी सुस्ती है वो। दिमाग की सुस्ती ही अजमाई मुंह से निकलती नहीं, है। वो शरीर की सुस्ती होती है। चलो देख लेंगे। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत इस एपिसोड के लिए। जी।